मेरा एक ड्रीम है, शायद किसी स्टेज पे ट्रू हो जाए। इसके लिए मैं कोशिश तो करता हूँ कि पाकिस्तान में वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट बने। आई फील द प्राइड that in 2001 I was the first person who introduced the membrane technologies in Pakistan. EPA जो respective या सिंध की हो, KPK की हो या पंजाब की हो, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि उनका डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी जो है that is more suitable and adaptable for according to our conditions. Unfortunately पाकिस्तान में वाटर और वेस्ट वाटर दोनों एरियाज में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। दे हार्डली केयर अबाउट द वाटर कंजम्पशन। एनी डिसिप्लिन जो भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो मेजर डिसिप्लिन है उनमें डिज़ाइन सिखाया जाता है और पाकिस्तान में कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं हो। गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट्स लगा रही है, उनको सिर्फ एक ही टर्म देखेंगे आप पॉपुलर हुई हुई है, आरओ प्लांट्स। इन लास्ट 2 डिकेड्स हम 100% डिजाइनिंग जो है पाकिस्तान में कर हर डिस्ट्रिक्ट में आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, बट यू डोंट हैव द ट्रेन मैन पावर टू ऑपरेट देम। तो वो प्लांट जितने भी लगे हैं वो फेलियर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 सालों में हमने सारे सेक्टर कवर किए हैं, जिसमें मेजर सेक्टर टेक्सटाइल का है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। आज हम लाहौर में वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के दफ्तर में आए हैं। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सलीम सर। साहब, आज के दौर के अंदर हम जब बात करें तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी का जिक्र आता है। एआई ने सारी बिजनेसेस को अफेक्ट किया है। आपके बिजनेस को ओवरऑल, आपकी इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट किया एआई ने, आईओटी ने? इसके हवाले से जरा कुछ बात। थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन साहब। और वाटर इज़ ए वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट अराउंड द ग्लोब और पाकिस्तान में इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई हुई है। और हमारे यहाँ कोई इतना एआई ने हमें इफेक्ट नहीं किया। उसकी वजह ये है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड द इंजीनियरिंग। तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एआई उसको असेस नहीं करती और उसमें आपको एक जनरल ओवरव्यू तो दे देती है, लेकिन यू कैन नॉट गेट द प्लान डिज़ाइन थ्रू एआई सिस्टम्स। और इसके लिए आपको आपका पर्सनल कंपनी का भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपको अपनी टेक्नोलॉजीज जो इंटरनेशनली चल रही हैं उनके साथ आपको सिंक भी होना पड़ता है। और आई फील द प्राइड that in 2001 I was the first person who introduced the membrane technologies in Pakistan. Or in 2004, after 3 years, we introduced the wastewater treatment, industrial wastewater treatment technologies in Pakistan. And I take full pride of it that I have served my nation, I have served my industry, I have served my country by bringing the technology or introducing these technologies in Pakistan. और इससे पहले ये था कि जो जितने भी वेस्ट वाटर और आरओ प्लांट्स, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट्स लग रहे थे, वो सारे इंपोर्ट हो रहे थे। तो इट लेड टू कॉस्ट रिडक्शन एज वेल। और जब हमने लोकल इसकी इंटीग्रेशन शुरू की, सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, इक्विपमेंट मोस्टली जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो इम्पोर्टेड ही है, जो कि दुनिया की वेल रिनाउंड कंपनीज यूएसए, यूरोप, जापान में बना रही हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिज़ाइन 100% अल्हम्दुलिल्लाह इन लास्ट 2 डिकेड्स हम 100% डिज़ाइनिंग जो है पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा, चलें, एआई ने वैसे आपकी इंडस्ट्री को वो नहीं किया होगा इफेक्ट, लेकिन इन हाउस जब आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप लोग कितना उससे मदद ले रहे हैं, कितना उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, या वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है? देखें, एआई में आपको जनरल चीज़ें तो मिल जाती हैं, स्पेसिफिक जो आपने डिज़ाइन करना है वो इन्फॉर्मेशन आपको एआई अभी प्रोवाइड नहीं करेगी। अच्छा। उसमें हमें एआई से इतना फैसिलिटेशन भी नहीं है और इससे हमें कोई थ्रेट भी नहीं है। दोनों तरह से अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये मॉड्यूल्स मे बी लेटर ऑन जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स होती हैं उसमें कुछ मॉड्यूल्स निकालें और उसमें हेल्प हो जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एज ऑन नाउ जो भी हमारे पास एआई ने हमें मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, जो चीज़ें हैं उसमें वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का इतना पार्ट नहीं है। और सेकेंडली, जब भी आपने किसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना होता है
उसके लिए नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपने क्वेश्चन क्या पुट करना है और आपने आंसर क्या लेना है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वाटर और वेस्ट वाटर दोनों एरियाज में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ना यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ना मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज। और ये बुकिश नॉलेज ज़रूर है बच्चों के पास, लेकिन अगर आप देखें कि हमारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है डिपार्टमेंट भी, और जो यूनिवर्सिटी यूईटी या और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज सिविल में कुछ करवाते थे, दे आर बेसिकली ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजीज, क्लैरिफिकेशन, फ्लोकुलेशन या वाटर रिजर्वायर्स डेवलप करना, उस तरह से है। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो मेम्ब्रेन बेस्ड हैं, या वेस्ट वाटर में बात करें, एक्टिवेटेड स्लज है, एरोबिक एनारोबिक टेक्नोलॉजीज, वो यूनिवर्सिटीज़ में अभी प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं करवाया जाता, और ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जहाँ पे ट्रेनिंग इस किस्म की मिल सके या स्किल डेवलपमेंट्स हो सके। ना टेफ्टा पे भी मैंने कोशिश की है, या इस किस्म के स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं कि वो इसमें आएँ और इसको आगे इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराएं। और यही एक बहुत बड़ा फेलियर का रीज़न था। साफ पानी प्रोजेक्ट आया था, फिर आबे पाक आया, तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, बट यू डोंट हैव द ट्रेन मैन पावर टू ऑपरेट देम। तो वो प्लांट जितने भी लगे हैं वो फेलियर हुए। उसकी रीज़न यही था कि आपके पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की स्किल नहीं है, एंड देज आर नॉट सिंपली ऑन ऑफ प्लांट्स कि जी आप ऑन करें और पानी साफ आ जाए, और ऑफ करें और वो दैट्स इट। नो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इस वक्त जो हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल पानी के बगैर मुमकिन नहीं है, फिर इन्वायरमेंट का इशू है। तो उसके बावजूद यूनिवर्सिटीज़ को इस तरफ क्यों नहीं रुझान हो रहा कि वो वाटर इंजीनियरिंग पढ़ाएं या वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाएं? इसके हवाले से क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? सर इसमें जो मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक नज़र आता है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आता है। और वो जो उसके जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो फैकल्टी होती है जो उस यूनिवर्सिटी की, जिसने आगे बढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि ये ऐसे ही है कि जिस बंदे ने कभी खुद कार ड्राइव नहीं की और वो गाड़ी चलाना सिखा रहा हो। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हिस्टोरिकली जो उनकी हायरिंग हुई है वो लैब इंजीनियर से स्टार्ट हुई है, ट्रेनिंग इंजीनियर समझ लें, और उन्होंने उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, क्योंकि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज नहीं है। जब लिंकेज नहीं है तो मार्केट में क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और किस तरह से आगे बच्चों को ट्रेन करना है, ये चीज़ें बहुत लैक करती हैं। हम अगर आपको मैं एक और थोड़ा सा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट डालता हूँ, शायद आपके चैनल के थ्रू कोई बात आगे बढ़े। आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर देखें कि हमें मोस्टली एनी डिसिप्लिन जो भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो मेजर डिसिप्लिन है उनमें डिज़ाइन सिखाया जाता है। जी। और पाकिस्तान में कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं हो रही। हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में हार्डली लेस देन 1% इंजीनियर जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट, लेस देन 1%। आई एम श्योर कि वो डिज़ाइन में होगी, कंसल्टेंट्स के पास होगी। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब की सब ऑपरेशन, मेंटेनेंस, HSE, यूटिलिटीज इस किस्म की हैं। वो उन स्किल्स को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया नहीं जा रहा। जब हमारा फ्रेश इंजीनियर मार्केट में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, तो वो डिज़ाइन तो बिल्कुल साइड पे हो जाता है। उसको डिज़ाइन का आपका, जब आप फर्टिलाइजर प्लांट देख लें, ऑयल एंड गैस देख लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, इन सब में आपको ऑपरेशनल, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, HSE इस किस्म के चैलेंजेस हैं, जिसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। डिज़ाइन देखें, अब हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और फॉर द लास्ट 50 ईयर्स हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं। पहले हम कॉटन को एक्सपोर्ट करते रहे, फिर जॉन को करते रहे एक्सपोर्ट, उसके बाद वोवन जो हमारा कपड़ा था उसको एक्सपोर्ट करते रहे, अब फिनिश गारमेंट को करते रहे। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जितनी भी मशीन्स आ रही हैं वो सारी की सारी इंपोर्टेड आ रही हैं। हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी नहीं कर सके। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें डिज़ाइन की तरफ जाने की बजाय सबसे पहले हमें रिवर्स इंजीनियरिंग को ऑप्ट करना चाहिए। चाइना का भी यही मॉडल था आज से 30-40 ईयर्स बैक। उन्होंने रिवर्स कॉपीज़ की,
जी बिल्कुल। यूरोपियन अमेरिकन इक्विपमेंट की, और उसके बाद दोबारा जब कॉपी कर ली फिर एफिशिएंसीज इंप्रूव करने के लिए अपनी R&D के साथ वो आगे चले। चाइना हो, जापान हो, ताइवान हो, सब लोगों ने इसी पैटर्न के ऊपर काम किया। अच्छा सर, ये बहरहाल एक बड़ा हमारे लिए मसला एकेडेमिया का तो और इंडस्ट्री लिंकेज का तो है ही है, लेकिन इंडस्ट्री जो खुद हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा पानी का कंज्यूमर है, उसके हवाले से क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? उधर कितनी अवेयरनेस है इसकी इन्वायरमेंट की? क्योंकि लाजमी बात है, एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वहाँ का तजर्बा आपका कैसा है? वहाँ पे कितनी अवेयरनेस है और कितनी सोच अब बेहतर हुई है? देखें, हमारे पास टेक्सटाइल में दो कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज हैं। एक कि जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और एक्सपोर्ट जो उनका फॉरेन बायर है, जो नाइकी, एडिडास या और वॉलमार्ट है, ये जो भी उनके फॉरेन बायर्स हैं, वो उनकी अपनी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स है। वो इंडस्ट्री तो उन वाटर कंजर्वेशन को, रिसाइकलिंग को, मिनिमम यूज़ ऑफ वाटर को और कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करके कि डाइंग में पानी कम से कम यूज़ हो, ब्लीचिंग में, वॉशिंग, तो वो तो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं। लेकिन जो जनरल इंडस्ट्री जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, दे हार्डली केयर अबाउट द वाटर कंजम्पशन। और अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो 2025 के एंड तक उनको एक टारगेट दिया हुआ था कि आपने वेस्ट वाटर जो रिसाइकलिंग प्लांट लगाने हैं, यानी कि आपने डाइंग, ब्लीचिंग, फिनिशिंग, वॉशिंग के बाद जो भी आपका पानी वेस्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ट्रीट इट, और ट्रीट करके ईपी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने डिस्चार्ज करना है। ये पहला उनका ऑब्जेक्टिव था। अब सेकंड फेज में उन्होंने कहा है कि आपने इसी पानी को रिसाइकिल करना है, रिसाइकिल करके दोबारा अपनी प्रोसेस में शामिल करना है, ताकि ग्राउंड से वाटर आउटटेक कम से कम हो। इसी तरह अगर हम फूड एंड बेवरेज में देखें, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक कोका कोला, तो उन्होंने अपनी एक टारगेट सेट किए हुए हैं कि हमारा 1 लीटर अगर बॉटल हमने बनानी है, उसका लिक्विड जो भी बनाते हैं वो कोक बनाते हैं, तो हमारा मैक्सिमम 1.5 लीटर पानी की कंजम्पशन पूरी फैक्ट्री में होनी चाहिए। इससे पहले, आज से 10 साल पहले तक इनकी ये कंजम्पशन 3 लीटर्स वर्सेस 1 लीटर प्रोडक्शन हुआ करती थी, जिसको उन्होंने ग्रेजुअली रिड्यूस कर करके अब इन हाउस मेजर्स लेके भी और रिसाइकलिंग भी कर करके वाटर के यूज़ को मिनिमाइज किया, और अब दे आर नियर टू अचीव 1.5 लीटर टारगेट वर्सेस प्रोडक्शन ऑफ 1 लीटर ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा सर, दूसरा जो कंज्यूमर है वो आम आदमी है, हम सब हैं पानी का कंज्यूमर। तो जो टैप वाटर है, अब तो लोग उसको बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहते हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी के इश्यूज हैं। तो गवर्नमेंट का और इदारों का उस तरफ क्या रुझान है? उसकी पानी की क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्या हो सकता है? जो गाइडलाइंस हमें पाकिस्तान में भी हैं और जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हैं, उसमें एक उन्होंने सर्टेन पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं कि इसके मुताबिक आपका ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। बॉटल वाटर के स्टैंडर्ड डिफरेंट हैं, क्योंकि उन्होंने वो सेल करना है तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड डिफरेंट है। लेकिन हम जनरली फॉलो करते हैं कि WHO की गाइडलाइंस और पाकिस्तान की में जो गाइडलाइन हैं वो सेम है, तो हम WHO के स्टैंडर्ड्स करते हैं। इसमें जो ज़्यादा कॉन्शियस चीज़ें हमें, एक तो सबसे पहले होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड के, इसमें टोटल मिनरल्स कितने हैं। तो वो जो मिनरल्स की लिमिट इन्होंने सेट की हुई है, मैक्सिमम जो सॉल्ट या मिनरल्स इसमें डिजॉल्व हो वो 1000 है। दिस इज द परमिसिबल लिमिट, 1 इज द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज 500, लेकिन आप 1000 तक दे अलाउ यू टू, यू कैन ड्रिंक इट। इसके साथ उसमें कुछ चीज़ें, पॉल्यूशन रोड या कंटेमिनेंट्स ऐसे हैं लाइक बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, आयरन है, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर भी इंडिविजुअली उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो जब हम पंजाब में देखते हैं स्पेशली, और हर एक प्रोविंस में, हर मेजर सिटीज़ में हमारे पानी के सोर्सेज डिफरेंट हैं। एक तो बोर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं, एक सरफेस वाटर है, जिस तरह कराची में आप हब से ले रहे हैं, मंगो पीर पे भी वो पंपिंग स्टेशन लगा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कराची में वो सारा प्लांट्स जो लगे हुए हैं वो कैनाल वाटर पे लगे हुए हैं, सरफेस वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। सरफेस वाटर इज नॉट सो मच कंटेमिनेट एज कम्पेयर टू द ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक तो हाई TDS, जिसमें मिनरल ज़्यादा है, ब्रैकिश वाटर है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। दूसरा उसमें बेरियम का प्रॉब्लम आ रहा है,
स्ट्रोंशियम का प्रॉब्लम आ रहा है जो कि आपके कार्सोजेनिक्स हैं, तो इनकी लिमिट्स भी डिफाइन की हुई हैं। तो अब जहाँ पे अब हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सा ट्रेंड चल गया हुआ है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट्स लगा रही है, उनको सिर्फ एक ही टर्म देखेंगे, आप पॉपुलर हुई हुई है, आरओ प्लांट्स। जी जी बिल्कुल। इररिस्पेक्टिव के उसमें उसकी कंपोजिशन क्या है और इसको मैंने ड्रिंकेबल बनाना है। देखिए, अगर आपके पानी में आपके मिनरल्स ओके हैं और आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, तो उस सोर्स के ऊपर सिर्फ आप आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगाएंगे, सही सही। उसके ऊपर आप आरओ नहीं आरओ की लगाएंगे, जरूरत आरओ नहीं ने पड़ेगी। सारे टीडीएस खत्म कर देंगे। अच्छा। अब अगर दूसरा कई जगह पे आपके पानी में बायोलॉजिकल ग्रोथ है और फिर भी आपके टोटल सॉलिड मिनरल्स दे आर विद इन द रेंज, वहां पे आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाना है ताकि आपकी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन खत्म हो। सही। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा इस तरफ लोग आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो कंसल्टेंट्स हैं या लोग इस पे काम कर स्टार्ट किए, हमने अवेयरनेस दी है उनको, लेकिन अभी भी वो सिर्फ आरओ के अलावा कोई बात नहीं करते कि आरओ हर जगह जगह पे आरओ इज नॉट द सोल्यूशन। आरओ पॉपुलर हुआ, बज़वर्ड वर्ड बना हुआ है। दैट्स इट। हाँ। अच्छा सर, वाटर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सर्विसेज क्या, कहाँ से शुरू किया था, अभी आजकल क्या कर रहे हैं, मुस्तकबिल के क्या प्रोग्राम हैं? जी सर, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली आई डिड माई केमिकल इंजीनियरिंग इन 1990s and then served ESCON engineering for 11 years. In 2001, I took this initiative with one of my late partner who was a very competent person, Mr. Ishfaqur Rahman. He used to work in Saudi Arabia with the big companies on the desalination, and we started this organization in 2001. It was a very good opportunity कि उस वक्त वैक्यूम था मार्केट में कि पाकिस्तान में वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और डिज़ाइन कैपेबिलिटीज किसी के पास, कंपनीज के पास लोकली नहीं थी। तो उस वैक्यूम को हमने एक्सप्लोर किया और उसमें हमने इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें स्पेशली मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है, उसको आरओ जिसको आप पॉपुलरली कहते हैं, इट्स नॉट अ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज में आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है, आरओ भी है, नैनो फिल्ट्रेशन भी है, डिफरेंट एप्लीकेशंस है। उसको पाकिस्तान में सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया। उसके 3-4 साल बाद जब ये हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, तो फिर हमने वेस्ट वाटर वाला एरिया एक्सप्लोर किया। उस वक्त 2004 में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन स्टिल वी ट्राइड के जी के हम जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 सालों में हमने सारे सेक्टर कवर किए हैं, जिसमें मेजर सेक्टर टेक्सटाइल का है, जिसमें आप गुल अहमद है, निशात है, इंटरलूप है, क्लास टेक्सटाइल है, जितने पाकिस्तान के बड़ी कस्टमर्स हैं, मुस्तकीम डाइंग एंड प्रिंटिंग है, इन सबको किया हमने। पावर सेक्टर में काम किया हमने, शुगर सेक्टर में काम किया। शुगर सेक्टर में वेस्ट वाटर को ट्रीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमने सक्सेसफुली यहाँ पे प्लांट्स लगाए, जिसमें अलायंस शुगर मिल में लगाया, RYK शुगर मिल में हमने लगाया, और चश्मा शुगर 1 में, चश्मा शुगर 2 में सक्सेसफुली। और EPA जो रिस्पेक्टिव या सिंध की हो, KPK की हो या पंजाब की हो, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि उनका डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ मोस्ट सूटेबल एंड अडॉप्टेबल फॉर अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। तो मैंने वही चीज़ इसमें आप कम से कम 30 से 40% कॉस्ट रिडक्शन दी कि अगर वही चीज़ें बाहर से आए, इम्पोर्ट का इक्विपमेंट, और उसको हमने लोकली डेवलप किया, इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया बाय गिविंग ए लो कॉस्ट सोल्यूशन। Still, it's not a low cost, but comparatively with the foreign companies and with the local design, आप देखेंगे जब लोकल डिज़ाइन करेंगे, इंजीनियरिंग मैन आवर्स आप बहुत सस्ते होंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सस्ती होगी एज कम्पेयर टू कि वही चीज़ आप यूरोप अमेरिका में बना रहे हैं। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी लोकल कंपनी इतनी कॉम्पिटेंट है तो वो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी इफेक्टिवली दे सकती है। अगर आपकी कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई है, उसका सोल्यूशन भी दे सकती है। अगर पैरामीटर्स कोई आपके चेंज हो गए, उसके मुताबिक सोल्यूशन भी प्रपोज कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 2.5 decades we have earned the reputation of as a preferred contractor in our field। और ग्लोबली भी जितने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, दे नो वेम्स
very well in Pakistan that we are operating. और वो उनकी भी कोशिश होती है कि दे असेस अस कि जी कि हम इन कंपनी के साथ काम करें, जो कि जब आप कोई प्रोजेक्ट का फेलियर होता है तो वो जो आपने इक्विपमेंट लगाए हुए होते हैं उनका भी फेलियर है, बिल्कुल ठीक और है। वो ब्रांड भी उसका भी बैड नेम हो हाँ जाता। हाँ हाँ। तो इसीलिए कोशिश होती है फॉरेन कंपनीज की भी कि वो अच्छी इदारे के कंपनीज के साथ साथ काम। काम करें ताकि उनके प्रोडक्ट की जो है अप्रिसिएशन इन द लोकल मार्केट भी, पाकिस्तान मार्केट भी उनको मिले। लेकिन लोकल लोगों के साथ, लोकल इदारों के साथ काम करने में हमारे अपने ही लोग बड़े वो होते हैं, रिलेक्टेंट होते हैं। उस वो हर्डल कैसे अबूर किया आपने? देखिए, ये स्टार्ट में ये हर्डल थी हमें कि लोग कहते थे कि ये मेड इन यूएसए प्लांट आ रहा है, ये मेड इन जापान आ रहा है, ये यूरोप से आ रहा है। लेकिन ओवर द इयर्स के जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसमें हमारी ये लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि इक्विपमेंट तो ऑलमोस्ट, चाहे आपका यूएसए से प्लांट आ रहा है तो मेम्ब्रेन्स, पंप्स, इंस्ट्रूमेंटेशन वो सेम ही ब्रांड की हैं जो लोकली ये इंटीग्रेट कर रहे हैं। सही इट्स सही। लाइक सेम कि अगर आप होंडा है या टोयोटा है, अगर उसका इंजन तो बाहर से आ रहा है, हाँ, उसके मेजर पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, यहाँ तो आपके वो माइनर पार्ट्स बन रहे हैं, असेंबली सीट्स होगी। बन जाएंगी, असेंबली हो जाएगी, और कोई आपके डोर्स के या बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे, तो वो आएंगे। लेकिन क्रिटिकल पार्ट अभी भी वहीं से आ रहा है। वहीं से जो रिनाउंड कंपनीज है दुनिया की, एंड वी आवर प्रोडक्ट, आवर सिस्टम्स, आवर प्रपोज डिजाइन इज एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो भी कंपनीज बना रही। तो माशाल्लाह 25 साल का सफर के बाद अगले 25 साल का क्या सोचा है? आगे क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, मेरी ख्वाहिश ये होती है और मैंने बड़ी कोशिश की, मेरा एक ड्रीम है, शायद किसी स्टेज पे ट्रू हो जाए। इसके लिए मैं कोशिश तो करता हूँ कि पाकिस्तान में वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट बने। यहाँ पे जो हमारे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो वहाँ पे वाटर, वेस्ट वाटर पे ट्रेनिंग दें, ऑपरेशन पे, मेंटेनेंस पे, डिज़ाइन के ऊपर। देखिए, वो जो बिजनेस है वो तो आपकी एफर्ट के साथ ग्रो करता रहता है जैसे जैसे मार्केट ग्रो करती है। वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफर्ट्स हैं। आप एफर्ट्स करते रहेंगे, अपनी प्रोडक्ट को सपोर्ट करते रहेंगे और नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, वो होता रहेगा। लेकिन आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई एम एम्बिशियस के यार अपने लिए तो सब करते हैं, कुछ इस मुल्क के लिए भी करें। लेकिन वो मैंने बहुत लेवल पे कोशिश की। आई विल नॉट टेक द नेम इन दिस इंटरव्यूज। और आपको पता है उन सब लोगों का मैंने मिनिस्टर से भी बात की, मैंने स्पीकर साहबान से भी बात की, मैंने एमएनए से भी बात की। लेकिन जब वो मीटिंग में बैठते हैं, इस आइडिया को कंसीव करते हैं, यस देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में और ये आगे हो सकता है, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो वो आइडिया ड्रेन हुआ हुआ होता। सही। तो हमारे लोग जो हैं शायद वो पॉलिटिकल क्राइसिस में रहते हैं हर वक्त अपनी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेबल कभी भी नहीं। ये और भी कुछ बात जो आपकी डेवलपमेंट है, नेशनल विजन जो होता है वो आपकी स्टेबिलिटी के साथ होता है। यहाँ पे अगर आप बाय हुक और क्रुक अगर 5 इयर्स की टेन्योर पूरा भी कर लें तो वो आपको चेयर बचाते ही 5 साल गुजर जाते हैं। सही बात है। तो उसमें आपका जो फ्यूचर है उसके ऊपर उसमें उनके इतना विजन नहीं डेवलप होता। वो कुछ अरसे के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बातें करते नजर आ जाएंगे। टीपी ने बहुत एफर्ट की इसके ऊपर, हमारे सही। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब, हाँ। उसने रिवर्स इंजीनियरिंग पे भी किया। आपने देखा कि जब जावेद सलीम कुरैशी साहब चेयरमैन थे, हमने वो इनक्यूबेटर से बनाए, वेंटिलेटर, इस जी तरह की जी। काफ़ी रिवर्स इंजीनियरिंग का एक सेल बना सेल दिया बना था कि पीईसी शाइनिंग जो वाला। है वो इसको करेगी। वो हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि हम डिज़ाइन की तरफ के बजाय हम रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ आए। और इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज पे भी उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया। वी वर पार्ट ऑफ दैट टीम और वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमने कम से कम वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि आप लोगों को उसके आगे लेके की चलना कोशिश कर पड़ेगा। रही है। ये नहीं हो सकता कि वो उससे पीछे रह जाए। सही। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हमारी भी एफर्ट कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग भी कोशिश करते हैं, आप लोग भी इंटरव्यूज करते हैं और जो इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं उनको
पब्लिक के सामने भी लाते हैं और इंस्टीट्यूट्स के सामने भी, गवर्नमेंट के सामने भी लेके आते हैं। दैट्स व्हाट वी कैन डू। हाँ हम मिलके कि वो चीज़ों को हम आगे लेके आए और समडे इंशाल्लाह आपका ये चीज़ें बेहतर होंगी ड्रीम मुकम्मल होगा। इंशाल्लाह। लेकिन ये कि मुझे लगता ये है कि आपको खुद ही कोई इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने खुद कहा कि डिसीजन मेकिंग इदारों के अंदर बड़ा वो मसला है। तो अभी के लिए इजाज़त दें सलीम साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी आपसे मच बात सर। करने में बड़ा मज़ा आता है और कई रुख हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी के बायस आज के लिए इतना ही। इट्स माय प्लेजर जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो नाज़रीन, अभी हमने सलीम साहब के साथ गुफ्तगू की और उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।